एपिसोड के शुरुआत में हमें एक ऑर्ब दिखाया जाता है जो चीजों की रिफ्लेक्शन को कैप्चर करता है और वो उसी में चेंज हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो एक पत्थर के फॉर्म में आ जाता है और फिर हमें एक इंजर्ड वुल्फ साउथ की ओर से आता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद वो वुल्फ उस ऑर्ब के ऊपर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। तो उसके रिस्पॉन्ड में वो ऑर्ब उसका फॉर्म ले लेता है। उसे चलने में पहले दिक्कत होती है, फिर वो धीरे धीरे पर जल्द ही चलना सीख जाता है। फिर हमें एक ऐसी जगह दिखाया जाता है जहाँ कई टूटे हुए घर देखने को मिलता है और वहाँ कोई लोग नहीं रहते थे। फिर वो वुल्फ अपने मालिक के पास आता है जो अकेले उस जगह अपने वुल्फ के साथ रहता था। वहाँ उस वुल्फ के लिए बहुत सी नई और अनजान चीजें थीं। फिर हमें वो लड़का खाना बनाते हुए दिखाया जाता है और जब वो वुल्फ खाना खाता है तो खाना गिर जाता है क्योंकि उसे तो खाना आता ही नहीं था। वो लड़का जिसका नाम वुल्फ को नहीं पता था, उसके लिए सबसे पहला इंसान था जिससे वो मिला। उसके बाद वो लड़का हमें लकड़ी काटते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपने वुल्फ के साथ बातें करने लगता है और वो कहता है कि यहाँ के लोगों को इस जगह से गए हुए 5 साल हो चुके हैं और उसके अंकल आंटी उस लड़के को बताया करते थे कि उस माउंटेन के आगे पैराडाइज है, जो वो लड़का अपने वुल्फ से भी बात करते हुए बताता है। फिर उसके घर के पास कुछ आवाजें आती है तो उस लड़के को लगता है कि उसके रिलेटिव्स वापस आ गए हैं और वो दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब वो निराश हो जाता है। फिर उसे एक बहुत बड़ी फिश मिलती है और वो उसे पाके उस फिश के सिर को वुल्फ को खाने के लिए दे देता है और खुद एक पीस खाने लगता है। फिर हमें वो लड़का दीवार पर लोगों के पिक्चर बनाते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसके अंकल आंटी, उसके कजिन्स और बच्चे थे। फिर वो वुल्फ से कहता है कि वो इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहा है और अगली सुबह वो उस वुल्फ के साथ निकल जाता है अपने सफर पे। उसके अंकल के अकॉर्डिंग उसे साउथ की ओर जाना है और फिर वो अपने वुल्फ के साथ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे फॉरवर्ड साइन का पत्थर दिखने मिलता है और इसी उम्मीद से वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो नदी में गिर जाता है जिससे उसके थाई में चोट लग जाती है और भीगने के कारण उसे जुकाम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जाता है। आगे उसे एक पत्थर पे क्रॉस साइन मिलता है। फिर भी उसे लगता है कि वो सही रास्ते में है और अपने वुल्फ से कुछ आंसर ना पाने की वजह से वो रियलाइज करता है कि वो खुद से ही बातें कर रहा था। फिर वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। घर जाने के दौरान उस लड़के की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। घर पहुंचते ही लड़का बेड पे लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जोआन उसे देख रहा होता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। कुछ देर बाद लड़का बेड से उठकर जोआन के लिए कुछ खाने को बनाता है। फिर वो बेड पर लेट जाता है। जब उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा तो वो लड़का चेयर पर आकर बैठ जाता है, ये बोलते हुए कि जब उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढने आएंगे तो वो बेड पर लेटा हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। और अपने आखिरी समय में वो लड़का जोआन से कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखे। तभी वो वुल्फ उसका फॉर्म ले लेता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर, बहुत से नए लोगों से मिलने के लिए और नई चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए जो वो लड़का करना चाह रहा था। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो ऑर्ब जो अब भी उस लड़के के फॉर्म में था साउथ की ओर आगे बढ़ता जाता है नॉलेज और एक्सपीरियंस पाने के लिए। पहले एक पत्थर, फिर वो वुल्फ और फिर एक इंसान, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो उसे एक इंसान बनाती हो। उसने खुद को गंदा कर लिया और उसे जितनी नरिशमेंट की जरूरत थी वो भी नहीं मिल सकी, जिसके कारण वो जल्दी मर जाता था। लेकिन इसके लिए मौत कुछ नहीं था, वो बस चेंज इन स्टेट था। वो अब तक 6 बार मर चुका था लेकिन वो हर बार उम्मीद के मुताबिक खुद को रीजनरेट कर लेता था। पहली बार इसे रीजनरेट होने के लिए पूरे 5 दिन लगे थे, लेकिन छठी बार तक इसने खुद को लगभग 12 घंटे में ही रीजनरेट कर लिया। आखिर में वो एक जंगल पहुंच जाता है जहां एक बड़ा बेयर उसे खा जाता है, लेकिन वो भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो अपने टॉय के साथ खेल रही थी। फिर एक लड़की आती है और उस छोटी लड़की को मार्च कहते हुए एक और टॉय देती है। फिर हमें मार्च के मम्मी पापा और उसके भाई देखने को मिलते हैं। उसकी माँ पारोना को थैंक यू बोलती है जो उस लड़की का नाम था। उसके बाद मार्च अपनी मम्मी को पूछती है कि वो बड़ी कब होगी। उसकी माँ जवाब देती है कि उसे बेड गीला करना छोड़ना होगा। मार्च जिद करने लगती है कि उसे तुरंत बड़ा होना है ताकि वो भी एक माँ बन सके। मार्च के फादर उससे कहते हैं कि अगर वो अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखेगी तो वो बड़ी नहीं हो सकती। मार्च समझ जाती है कि वो झूठ कह रहा है और वो लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें पारोना बो और एरो की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती
देती है और वो लोग उस पर पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। वो लोग उसकी मदद करेंगे और फिर वो उन लोगों को थैंक यू कहती है। उसके बाद एक अजीब सी बेल रिंग सुनाई देती है और पारोना मार्च को लेकर कहीं दूसरी जगह जाती है खेलने के लिए। तभी एक और लड़की दिखाई देती है अपने सैनिकों के साथ और पारोना से पूछती है कि क्या उसने असेंबल होने के लिए ऑर्डर को नहीं सुना। उसके बाद सभी गांव वाले एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वहां वो लड़की गांव वालों से कहती है कि ओनिगुमा के रिचुअल के लिए इस बार उनका गांव चुना गया है जो उनके नीना गांव में शांति लाएगा। रिचुअल के अकॉर्डिंग उन्हें यानी यानोमे वालों को एक पवित्र लड़की को नीना रीजन के लिए चुनना होगा। रिचुअल के लिए मार्च को चुना जाता है। सारे लोग उसके पेरेंट्स को कांग्रेट्स करने लगते हैं। इसके बाद मार्च अपनी मम्मी से पूछती है कि सभी लोग उसे कांग्रेट्स क्यों कह रहे हैं, तो उसकी मम्मी कहती है कि उसे एक नेक काम के लिए चुना गया है। फिर उसके पेरेंट्स रोने लगते हैं और उसे सॉरी कहते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है और मार्च से कहती है कि वो मरने वाली है अपने लोगों के खातिर। मार्च हायासे से पूछती है कि ये सैक्रिफाइस क्या है, तो हायासे कहती है कि उसे रिचुअल पूरा होने तक मार्च की देखभाल करने का ऑर्डर दिया गया है और हायासे मार्च को रिचुअल के बारे में बताती है कि जिस दिन वो लोग गांव से निकलेंगे उस दिन एक दावत गांव में होगा। फिर वो लोग 3 दिन पहाड़ पर चढ़ने में बिताएंगे। जब वो लोग माउंटेन के पीक पर पहुंच जाएंगे तब मार्च को अल्टर अटॉप पर सोना होगा। इसके बाद मार्च ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और हायासे से कहने लगती है कि वो मरना नहीं चाहती, वो बड़ी होकर एक माँ बनना चाहती है। फिर गांव वाले मार्च के लिए खाना, फ्रूट्स, गिफ्ट्स लाते हैं। उसकी फ्रेंड्स लाला उसके लिए एक गिफ्ट लाती है और उसे कहती है कि वो इस गिफ्ट को अपने आखिरी दिन पर पहने। अगली सुबह वो लोग रिचुअल के लिए रवाना होते हैं। जंगल के बीच अचानक एक एरो हायासे के सर पर टकराती है। सारे सैनिक हायासे की तरफ देखने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मार्च वहाँ से भाग जाती है और वहाँ एक अजनबी आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि पारोना थी। 2 सैनिक मार्च को पकड़ने के लिए जाते हैं। भागते भागते मार्च पानी में गिर जाती है। तभी उसे वो लड़का जख्मी हालत में दिखता है जिसे देखकर वो दोनों सैनिक भाग जाते हैं। उस लड़के को रीजनरेट होते हुए देखकर मार्च शॉक हो जाती है और फिर मार्च उसके पीछे जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हायासे पारोना को पेड़ से बांध देती है और हायासे पारोना से कहती है कि जो उसने मार्च को बचाने के लिए किया उसके लिए वो उसे पनिश नहीं करेगी बल्कि नीना के लोग उसे पनिश करेंगे। फिर वो दोनों सैनिक भागते हुए आते हैं। हायासे उनसे पूछती है कि मार्च कहाँ है, तो सैनिक बताता है कि गांव वापस चलो और दूसरी लड़की को लाते हैं क्योंकि उसने वहाँ मॉन्स्टर को देखा। दूसरी तरफ मार्च उस लड़के से पूछती है कि वो पहले तो जिंदा कैसे हुआ और एक किस्सा भी बताती है कि एक बार पारोना ने एक बग के ऊपर पाँव रख दिया था और वो वापस जिंदा हो गया था। ये देखकर मार्च बहुत डर गई थी और वो उस लड़के से ये भी पूछती है कि वो कहाँ से आया है क्योंकि वो ना तो निन्ना से था और ना वो यानोमे से आया हुआ लग रहा था। वो उसे उसका नाम भी पूछती है लेकिन वो लड़का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों पेड़ पर फलों को देखते हैं और मार्च कहती है कि उसे भूख लगी है और लड़की को ये भी बताती है कि वो एक गुड क्लाइंबर है। फिर मार्च उसे एक पियर तोड़कर देती है। वो उसे अजीब तरीके से खाता है तो मार्च कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाया है। फिर वो उस लड़के को खाना सिखाती है और कहती है कि उसने इतने भूखे इंसान को कभी नहीं देखा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। मार्च को एक डरावना सपना आता है और वो उठकर चली जाती है। सुबह होती है तो वो लड़का भी उठ जाता है और मार्च का पीछा करने लगता है। तो मार्च उससे कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता। तो मार्च उसे फल खाने के लिए देती है और चली जाती है। वो लड़का फिर उसके पीछे जाने लगता है। तब मार्च कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मार्च उस लड़के से उसका हाथ बाहर निकालने के लिए बोलती है तो वो लड़का उसे देखने लगता है। फिर मार्च उसके हाथ आगे निकालती है और उसे एक पियर देती है। पियर उस लड़के के हाथ से गिर जाता है और फिर वो उसे खाने लगता है। तब मार्च उसे कहती है कि वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और फिर से वो पूछने लगती है कि वो कहाँ से है, क्या वो एक जानामा दोकी लोगों में से एक है, और वो उसे नाम देने के लिए सोचने लगती है। वो लड़का इमोर्टल था इसीलिए वो उसे फूशी नाम देती है। इसके बाद के सीन में पारोना बंधी हुई होती है और भागने की कोशिश करती है। उसने अपने पैर के नीचे एक चाकू रखी थी जिसकी मदद से वो अपने रस्सियां काट लेती है। अचानक वहाँ ओनिगुमा आ जाता है जो एक बड़ा व्हाइट बियर था और उन दोनों सैनिक में से एक को खा जाता है और दूसरा भाग जाता है। फिर वो पारोना की ओर आने लगता है। पारोना रस्सी काट के बो और एरो उठा लेती है और उससे ओनिगुमा पर हमला करने लगती है लेकिन उस पे कोई असर नहीं होता। पारोना फिर
भागने लगती है। भागते भागते वो खाई से गिर जाती है। इसके बाद हायासे को मार्च मिल जाती है और मार्च फूसी से पियर देते हुए बाय बाय कहती है। ज्यादातर एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट को नहीं चुन सकते, इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को अपनाने के लिए उन्हें खुद को बदलने की जरूरत होती है। इंसानों के लिए स्पेशली ऐसे चेंजेस इमोशन से पहले होते हैं। फिर पारोना हमें भागते हुए दिखाई देती है। तब वो फूशी से मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने मार्च को देखा है, तो फूशी बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है। पारोना को आसपास देखने पर वो फ्लैग्स दिखते हैं और वो फ्लैग्स की तरफ जाती है। इसके बाद हायासे मार्च को एक चीज खाने देती है जो लड़की को रिचुअल से पहले खाना होता है। तब हायासे मार्च से पूछती है कि वो लड़का उसके साथ कौन था। वो ना तो यानोमे ना नीना का लग रहा था। मार्च उससे कहती है कि वो एक ट्रैवलर है। तब एक सैनिक कहती है मार्च से कि वो झूठ कह रही है और हायासे से वो कहती है कि वो लड़का एक मॉन्स्टर है जिसे हमने कल देखा था। तभी एक दूसरा सैनिक आता है और कहता है कि उन पे अटैक हुआ है और उनका एक साथी मर गया। हायासे पूछती है कि किसने हमला किया, तो सैनिक बताता है कि एक बियर ने, जिसके बॉडी पे बहुत से स्पाइक्स थे, शायद वो लॉर्ड ओनिगुमा है। हायासे कहती है कि चलो सीधे अल्टर की ओर और उस चीज को खाने के बाद मार्च बेहोश हो जाती है। इसके बाद हायासे मार्च को ले जाती है और रिचुअल्स की तैयारी करने लगती है। मार्च को अल्टर पे सुला के वो लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ ओनिगुमा आ जाता है और पारोना भी मार्च को बचाने के लिए आ जाती है। वो उसकी रस्सियां काटती है तो ओनिगुमा पारोना को हटा देता है और फिर वहाँ फूशी भी आ जाता है और ओनिगुमा को मारकर उसकी रिफ्लेक्शन को अपने अंडर कैप्चर कर लेता है। इसके बाद मार्च पारोना से पूछने लगती है कि यहाँ क्या हुआ, तो हायासे आकर मार्च की रस्सियां काट देती है और कहती है कि वो ऐसी झूठी रिपोर्ट कर देगी कि रिचुअल कंप्लीट हो गई और मार्च मर गई, लेकिन वो पारोना और मार्च को लेकर यानो में जाएगी। तो वो लोग उस वुल्फ यानी फूशी और ओनिगुमा को भी साथ लेकर जाते हैं और मार्च उस वुल्फ को पियर खाने देती है और उसे खाकर वो वुल्फ मार्च को थैंक यू कहता है। फूशी बियर यानी ओनिगुमा से लड़ता है और मार्च को बचाता है। फूशी ने नई जानकारी हासिल की। पारोना को अपना एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो अपनी बहन को देखती है जो ओनिगुमा के रिचुअल के लिए चूज की गई थी, मगर वो भाग जाती है और वापस नीना आ जाती है। वहां आने पर नीना के लोग उसे गांव से निकाल देते हैं और पारोना को अपनी बहन गांव के बाहर मरी हुई मिलती है। फिर पारोना जाग जाती है। इसके बाद पारोना उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि वो लोग और कितनी दूर जाने वाले हैं, तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि यानोमे तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी और 20 दिन लगेंगे। पारोना फिर पूछती है कि क्या तुम एक यानोमे जादूगर हो और तुम हमारे साथ इस गाड़ी में क्यों हो। तभी मार्च भी उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि रिचुअल के लिए उसे ही क्यों चुना, तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि मार्च उस विलेज की सबसे सुंदर लड़की है और कहती है कि वो भी यानोमी की कैदी है। हायासे और उसके सैनिक काफी ज्यादा लालची हैं कि उन्हें मर्डर के लिए फेक जादूगर मिल जाता है। फिर पारोना पूछती है कि लालच क्यों, तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि यानोमे निन्हा के हरी भरी जमीन चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इस सैक्रिफाइस ट्रेडिशन के साथ इन्वॉल्व हैं। वो लोग रिचुअल में हेल्प करते हैं और सप्लाईज प्रोवाइड करके अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं और इस तरह ओनिगुमा से प्रोटेक्शन के लिए निन्हा के लोग उन्हें थैंक यू करेंगे। इस तरह वो लोग उन्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे। फिर फूशी गाड़ी में वोमिट कर देता है और सबको गंदा कर देता है। सबको एक तालाब में नहाने लगते हैं। फूशी उसी तालाब में पानी पी रहा था, तब उसे उस लड़के की याद आती है। तब वो उसमें चेंज हो जाता है। ये देखकर सब वहाँ हैरान हो जाते हैं। मार्च बताती है कि ये अभी भी बच्चा है और मैं इसकी मम्मी बनूंगी। फिर सब लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। रास्ते में हायासे उन लोगों को कपड़े देती है और कहती है कि ये यानोमे के कपड़े हैं। फिर वो लोग यानोमे के बाजार में जाते हैं। मार्च काफी मजे करती है, फल स्वीट्स खाती है। तभी एक फैमिली को देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आती है और वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपना हैंड प्रिंट दे देती है। सब लोग डिनर करने लगते हैं। खाते खाते मार्च, पारोना और फूशी बेहोश हो जाते हैं। फिर हायासे उन लोगों को बताती है कि जिसने उसके साथ डील किया था कि वो लड़का इमोर्टल है और उसने ओनिगुमा को मारा था, सबूत के लिए वो कुछ कैदी लाती है और उनसे कहती है कि फूशी को मारो और उन कैदियों को आजादी मिल जाएगी, लेकिन उससे कोई मार नहीं पाता। फिर हायासे उसे मार्च के जेल में डाल देती है और पारोना को भी
उसके ऊपर वाले जेल में कैद रहती है। तभी फूशी गड्ढा खोदने लगता है और उस ओनिगुमा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे मार्च भी आ जाती है और उस ओनिगुमा के बॉडी से स्पाइक्स निकालने लगती है जो कि एरोज होती है। हायासे वहां आने लगती है ओनिगुमा को देखने और उसे आते देख मार्च और फूशी छुप जाते हैं। हायासे मार्च को ढूंढ लेती है और फिर से दोनों को जेल में बंद कर देती है। पारोना वहां से भागने का प्लान बनाती है और जैसे तैसे रस्सी, बो और एरो बना लेती है और अपने जेल के खिड़की से निकल के खुद को रस्सी से बांध के किले की दीवार पे चलने लगती है। रस्सी टूट जाती है लेकिन वो एक टेंट के ऊपर गिरती है जिससे वो बच जाती है और वहाँ एक सैनिक को पकड़कर उसके कपड़े पहन लेती है और मार्च के जेल में पहुँचती है। नीना से यानोमे तक रास्ते में और नए नए लोगों से मिलने के बाद भी फूशी ने अपने अगले एनकरेजमेंट की तलाश जारी रखी और ऐसा करते हुए उसने अपनी ग्रोथ की प्रोसेस में पहला काम पूरा किया जो क्यूरियस बनने का था। वो मार्च, पारोना और पियोरान के साथ बंदी बन गया। उसने बदलने की इच्छा के साथ अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और इसी तरह उसने और एनकरेजमेंट पाई। लेकिन सवाल ये है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका उस पर क्या इफेक्ट होगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पारोना मार्च और उस ओल्ड लेडी को जेल से निकालने के लिए जाने लगती है। वो चाबी उस ओल्ड लेडी को देकर वो ओनिगुमा का कुछ पीस काटने जाती है। मार्च ये देखकर उससे कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि उसे ओनिगुमा के लिए बुरा लग रहा था, पर पारोना उसे बताती है कि ये ऑलरेडी डेड है और वो एक पीस सबूत के लिए ले जाना चाहती थी ताकि ये रिचुअल और कभी ना हो। लेकिन मार्च उससे कहती है कि ये अच्छा नहीं है। पारोना मार्च की बात मान लेती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पारोना मार्च से पूछती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी, तो मार्च बताती है कि वो पहले खाना बनाना सीखेगी, उसके बाद जब उसके बच्चे होंगे तो वो उनके लिए स्टफ टॉयज बनाएगी जैसे पारोना उसके लिए बनाती है। फिर वो लिखना सीखेगी। वो कहती है कि जो कुछ वो नहीं जानती वो सब सीखेगी और फूशी भी उसके साथ बढ़ेगा और सीखेगा। तभी हायासे और उसके सैनिक उनके पीछे जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। वो लोग उन पर हमला भी कर रहे थे। तभी एक एरो पारोना की ओर आता है। तब मार्च उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है और एरो मार्च को लग जाता है। पारोना उसे अंदर ले जाती है और उसकी जख्म पे पट्टी कर देती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो मर जाती है। ये सब कुछ देख फूशी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन पारोना उसे थैंक यू कहती है क्योंकि वो मार्च के लिए इतना लॉयल है और उसे शांत कर देती है। पारोना भी खुद को मारने वाली होती है लेकिन फूशी उसे रोक लेता है। वो पारोना और मार्च को लेकर वापस निन्हा चला जाता है। सभी लोग उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। मार्च की मम्मी आती है और पारोना से पूछती है कि वो पिछले 6 महीने से कहाँ थी, तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकी। वो मार्च का लेटर उसके पेरेंट्स को देती है और कहती है कि वो नहीं रही और उन्हें बताती है कि मार्च मर चुकी है। मार्च की माँ उसे थैंक यू कहती है उन सभी चीजों के लिए जो उसने मार्च के लिए किया। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि वो यानोमे वाले आ रहे हैं। पारोना फूशी से कहती है कि वो उसके लिए आ रहे हैं, भाग जाओ फूशी, और फूशी वहाँ से चला जाता है। मार्च यानी कि अपनी मुंह बोली महज से मिलने के बाद और बिछड़ने के बाद उसकी इंसानियत और बढ़ गई। लेकिन फूशी असल में उसके साथ अलग नहीं हुआ बल्कि उसके साथ एक नए सफर में निकल गया। यानोमे जेल से भागने से सडनली एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो मार्च की मौत थी। ये दूसरे इंसान की मौत थी जिसे फूशी ने देखा था और ये उसके लिए नई इंकरेजमेंट का सोर्स था। इस माँ यानी मार्च के साथ फूशी और इंसानों जैसा बन गया। फूशी अपनी मंजिल कंट्री साइड से शुरू करता है। वो ज्यादातर समय वुल्फ के फॉर्म में रहता था ताकि वो स्मेल सूंघ कर पता कर सके कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है। वो ओनिगुमा का फॉर्म नहीं ले रहा था क्योंकि उस फॉर्म में उसे काफी दर्द होता था। समय समय पर वो उस लड़की का फॉर्म भी ले लेता था। जब उसे भूख लगती तो वो मार्च का फॉर्म ले लेता जिससे उसे पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती। एक दिन उसे एक जानी पहचानी स्मेल आती है जो कि पियोरान की होती है, तो वो उसके पास चला जाता है। पियोरान को लगता है कि वो मार्च है और उसे बताती है कि वो रास्ता भटक गई थी और उसे घर घर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन फूशी उसे कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी के अंदर मार्च के खून को देखकर वो फिर उस लड़की के फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर पियोरान जान जाती है कि ये फूशी है और फूशी वहाँ से जाने लगता है, तो पियोरान भी उसके पीछे जाने लगती है और उससे कहती है कि उसे भूख लगी है और उसके थाई को काटने लगती है। लेकिन फूशी फिर मार्च का फॉर्म लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ फल पियोरान को खाने के लिए दे देता है। फल खाकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मैप मिलता है। पियोरान उस मैप को देखकर अपने पेपर में ड्रॉ करने लगती
लगती है। उसे ड्रॉ करते देख फूशी भी ड्रॉ करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर पियोरान उसे एक जापानीज वर्ड लिख के दिखाती है और उसे भी लिखना सिखाती है। वो बहुत जल्दी सीख जाता है, तो पियोरान उसे कहती है कि उसे अगर लिखना या पढ़ना सीखना है तो उसे पियोरान के साथ जाना होगा। वो उसे लिखना, पढ़ना और एक इंसान की तरह रहना सिखाएगी, ताकि बदले में वो उसकी देखभाल कर सके। वो उसे रास्ते में काफी कुछ सिखाती है, जैसे पेड़ों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और रिवर्स के बारे में। फिर वो लोग एक बोट यार्ड पहुंचते हैं। वहां से वो लोग बोट से जाते हैं और पियोरान उसे पूछती है कि मार्च से मिलने से पहले वो कहाँ और किसके साथ था। तो फूशी कहता है कि उसे पता नहीं, वो बस फूशी को खाना देता था। फूशी को सिर्फ शेप, साउंड और स्मेल्स याद रहते हैं। और पियोरान बताती है कि वो लोग जामीन जा रहे हैं और कहती है कि वो लोग वहाँ ताकुनाहा जाने वाले हैं, क्योंकि उसके लवर का घर उस तरफ है और वो लोग पहले वहाँ जाएंगे। वो लोग रात जंगल में ही बिताते हैं। तभी वहाँ एक एनिमी आ जाता है जो फूशी के ऊपर अटैक कर देता है। वो एनिमी कोशिश करता है उस लड़के के फॉर्म को ले लेने का। पियोरान भी जाग जाती है और उस एनिमी से पूछती है कि वो कौन है और वो फूशी की तरह क्यों दिख रहा है और वो क्या चाहता है। सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। वो फूशी को उस चीज के बारे में बताने लगता है कि वो चीज उसे हराने के लिए बनाई गई है। वो उसके रिफ्लेक्शंस चुराने के लिए आएंगे। वो सारे रिफ्लेक्शन को एक कोर में रखता है और वो उसका एनिमी है। वो कैरेक्टर फूशी को उस कोर को निकाल के डिस्ट्रॉय करने का एडवाइस देता है। वो एनिमी फूशी के सारे रिफ्लेक्शन चुरा लेता है। आखिर में उसके पास मार्च का फॉर्म रहता है और उसकी मदद से वो उस एनिमी को मारकर उसके कोर को निकाल लेता है और उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसे उसकी सारी रिफ्लेक्शंस वापस मिल जाती है। फिर फूशी उस कैरेक्टर से पूछता है कि वो कौन है, तो वो फूशी से कहता है कि वो उसका क्रिएटर है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर पियोरान फूशी को अपने लवर के घर ले जाती है, जहाँ एक लड़का सफाई कर रहा होता है। वो उससे कहती है कि ये एक इमोर्टल मॉन्स्टर है। इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो भाई अकेले टाउन में बाहर टेंट लगाकर रहते हैं। दोनों एक बड़े मैंशन में रहने का सपना देखते थे, जिसके लिए वो दोनों एक आदमी के पास काम करते थे और पैसे कलेक्ट करके एक बॉक्स में रखते थे। बड़ा भाई का नाम शिन होता है, जो उस आदमी के पास काम करता था, और छोटे भाई का नाम गुगु होता है, जो सब्जी बेचता था। एक दिन गुगु सब्जी बेच रहा होता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे पसंद आती है। वो सोचता है कि ये किसी बड़े मेंशन की लड़की है। फिर उस शाम जब वो घर आता है तो देखता है कि शिन कुछ लोगों से बात कर रहा था। जब वो शिन से पूछने जाता है कि वो लोग कौन थे, तो वो बताता है कि वो उसके फ्रेंड्स थे। इसके बाद वो अपने कमाए हुए पैसे को बॉक्स में रखता है। तब वो नोटिस करता है कि कुछ कॉइन्स मिसिंग हैं। तो वो अपने भाई से पूछता है कि क्या उसने कॉइन्स लिए हैं। वो जवाब देता है नहीं, और गुगु उस बॉक्स को दूसरे जगह पर छुपाकर स्टीम्ड बन खाने लगता है। जैसे ही वो खाना शुरू करता है, वहाँ एक डॉगी आ जाता है, तो वो उसे आधा स्टीम्ड बन खाने के लिए देता है। अगले दिन गुगु सब्जी बेच रहा था, तभी वो डॉगी वापस उसके पास आता है, लेकिन इस बार उसके पास स्टीम्ड बन नहीं होता और उसकी नजर उस डॉगी के पट्टे पर जाती है जिस पर मीर लिखा था, जो उस डॉगी का नाम रहता है। तभी एक लड़की मीर को इधर उधर ढूंढती है, तो गुगु मीर को उसके पास ले जाता है और उसे दे देता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहते हुए अपनी रिंग देती है, जो उसे उसके पापा ने दिया था, और गुगु से कहती है कि अगर वो इस रिंग को बेचे तो उसे सब्जी बेचने की कभी जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर गुगु सोचने लगता है कि वो लड़की उसे जानती है और इसीलिए उस लड़की का नाम पूछता है। तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर वो शाम को घर आता है। आने के बाद वो अपने भाई को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो बॉक्स दिखता है जिसमें वो पैसे रखा करता था। उस बॉक्स को खोलने पर उसे एक लेटर मिलता है और सारे पैसे गायब होते हैं। उस लेटर को शिन ने अपने भाई के लिए रखा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। गुगु लेटर फाड़ के फेंक देता है और नदी के किनारे जाकर अकेला बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी लकड़ियों से भरी हुई, जिसमें से एक लकड़ी गुगु के ऊपर से जाते हुए जमीन में गिर जाती है। वो पहले एक टहनी में अटकती है, फिर वो टहनी टूट जाती है और नीचे की ओर आती है, और वहाँ वही लड़की फ्लावर तोड़ रही होती है जिसने गुगु को रिंग दी थी। गुगु उसे बचाने के लिए भागता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन खुद नीचे की ओर गिर जाता है और वो
लकड़ा उसके फेस पर गिर जाता है, जिससे उसका फेस डैमेज हो जाता है। वहाँ एक ओल्ड मैन आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब गुगू को होश आता है, वो खुद को देखता है कि उसकी आंख, उसका मुंह और उसकी नाक काफी डैमेज थी। तब से वो एक हेलमेट पहनकर उस ओल्ड मैन के साथ रहने लगता है। और एक दिन वहाँ पियोरान फूशी के साथ आती है और फूशी को गुगू से मिलवाती है। फूशी गुगू और ओल्ड मैन को अपना अलग अलग फॉर्म दिखाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। फिर गुगू फूशी से उसका नाम पूछता है तो पियोरान बताती है कि उसका नाम फूशी है। और उस ओल्ड मैन से गुगू पूछता है कि क्या मैं इसे घुमाने ले चलूं, तो ओल्ड मैन हाँ कहता है। फिर गुगू फूशी को अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ 3 महीनों से है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस ओल्ड मैन ने उसे बचाया था। और गुगू उस ओल्ड मैन को बूज मैन कहता है क्योंकि वो लिकर बेचता है। इसके बाद गुगू फूशी को जंगल की ओर ले जाता है, लेकिन फूशी रुक जाता है। गुगू उसे चलने के लिए कहता है तो पियोरान बताती है कि उन लोगों पर जंगल में अटैक हुआ था और जिसने अटैक किया था वो बिल्कुल पेड़ की तरह दिख रहा था। फिर गुगू फूशी को बाथरूम ले जाता है। वो उसके कपड़े उतारते हुए देख फूशी भी उसके हेलमेट को निकाल देता है तो गुगू कहता है कि वो अगली दिख रहा है। फिर फूशी उसे अगली का मतलब पूछता है। गुगू बताता है कि उसका फेस अगली है और लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं। इसके बाद गुगू फूशी से कहता है कि वो यहाँ रहने वाला है तो उसे काम सीखने की जरूरत है। फिर वो उसे सुबह का पोछा लगाना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है और खेतों में दोपहर तक काम करना सिखाता है। फिर गुगू फूशी से पूछता है कि उसकी एज कितनी है तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। फिर वो पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। तो गुगू कहता है कि वो लोग जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी केयर करते हैं। फिर गुगू से उसके सिबलिंग्स के बारे में पूछता है तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। तो गुगू अपने भाई के बारे में उसे बताता है और उसने उसके बचाए हुए सारे पैसे लेकर कहीं दूर चला गया। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं और पियोरान और बूजमैन डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग फूशी का क्या यूज करे। पियोरान कहती है कि फूशी को बेच दो और बूजमैन कहता है कि फूशी से वो इमोर्टलिटी वाइन बनाएगा। ये सब कुछ सुनकर गुगू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें फूशी को पैसों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो फूशी को एक फैमिली के हिस्से की तरह चाहता है। फूशी उसके लिए छोटा भाई की तरह है। इसके बाद गुगू फूशी से पूछता है कि वो 10 सालों में क्या करेगा तो फूशी उसे कहता है कि उसे समझ नहीं आया। तो गुगू बताता है कि वो अभी जैसा है वैसा नहीं रहेगा। साफ सफाई, खाना बनाना और काम करना एक बोरिंग लाइफ है। फिर गुगू फूशी से पूछता है कि उसके पावर्स काम कैसे करते हैं, जैसे अगर वो बूज मैन कहे तो बूज का टेस्ट अच्छा हो जाएगा क्या। तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। इसके बाद वहाँ वो लड़की आ जाती है तो गुगू उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए क्योंकि ये तो ब्रीवरी की दुकान है। तो वो लड़की कहती है कि उसे पता है, उसे लिकर नहीं चाहिए, उसे कुछ हेल्दी चाहिए। तो गुगू उसे नॉन अल्कोहलिक स्वीट पिकल देता है जिसे पानी में मिलाने से उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो वो लड़की पूछती है कि क्या वो उसके घाव को ठीक कर पाएगा जो उसे 3 महीने पहले लगी थी। रीन को फूशी से बात करते हुए देखकर गुगू को काफी बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोने लगता है। तब बूजमैन वहाँ आकर उसे कहता है कि उसे समय अपसेट होकर नहीं गुजारना चाहिए बल्कि अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए, जिससे वो एक कल्टीवेटेड इंसान बनेगा। दिल के दर्द को गले लगाओ और एक अच्छा इंसान बनो। ये सब कुछ सुनकर गुगू वर्कआउट करने लगता है। उसे देख फूशी भी वर्कआउट करता है तो गुगू फूशी को भगा देता है और कहता है कि जाओ सो जाओ। और उसे देख पियोरान कहती है कि वो क्या कर रहा है। तो बूजमैन बताता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बन रहा है और बूजमैन हंसने लगता है। उसे देख फूशी भी उसकी तरह हंसने लगता है और इस तरह सभी कोई हंसने लगते हैं। अगले दिन रीन उन लोगों से कहती है कि वो उन लोगों के साथ काम करेगी और पूछती है कि क्या वो वहाँ रह सकती है। तो बूजमैन कहता है कि उसे खुशी होगी कि ऐसी प्यारी लड़की उनके साथ काम कर रही है। इसके बाद सब कोई डिनर करने लगते हैं। तभी गुगू बूजमैन से कहता है कि क्या वो सच में रीन को वहाँ काम करने देगा। तो बूजमैन कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि उनके पास काफी रूम्स हैं। और गुगू खुद से कहता है कि उसे पता नहीं कि कल वो खुश रहेगा या दुखी। इसके बाद गुगू
गुगु बर्तन धोते हुए फूशी से पूछता है कि वो फॉर्म्स चेंज करने के अलावा और क्या कर सकता है। तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। तो गुगु कहता है कि वो ये सुन के थक चुका है। ये सुन के फूशी अपने हाथ से भाला निकाल के उसे दिखाता है। तो गुगु कहता है कि तुम कब से ऐसा कर पा रहे हो। तो फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। जब वो चाहता है तब ये चीजें बाहर आती हैं। तब गुगु फूशी को एक बोल देते हुए कहता है कि क्या वो इस बोल को बना सकता है। तो फूशी कहता है कि वो नहीं कर सकता। गुगु फिर फूशी से कहता है कि उसने फूशी को कभी भी इमोर्टैलिटी को चेक नहीं किया या उसे वापस जिंदा होते हुए नहीं देखा। ये देखने के लिए उसने फूशी के हाथ पे चाकू मारा तो उसका घाव ठीक हो जाता है और फूशी अपने हाथ से चाकू निकालता है। तो गुगु उस चाकू को लेता है और उसे कहता है कि वो चाकू बिल्कुल दूसरे चाकू की तरह ही है। इसके बाद गुगु उसके हाथ को आग से जलाता है ये देखने के लिए कि वो आग बना सकता है या नहीं, लेकिन फूशी आग नहीं बना पाता। जिसे देख गुगु कहता है कि काश फूशी आग बना पाता तो उसके लिए खाना बनाना आसान होता। अगले दिन रीन वहाँ आती है और गुगु को हाय बोलती है और उससे पूछती है कि फूशी कहाँ है। तो गुगु कहता है कि उसने फूशी को पूरे दिन नहीं देखा। उसके ख्याल से वो लंच टाइम तक आ जाएगा क्योंकि गुगु उसके लिए उसका फेवरेट मीट डिश बना रहा था। फिर वो रीन से पूछता है कि उसका घाव कैसा है। तो रीन उससे कहती है कि अभी और वक्त लगेगा लेकिन उस स्वीट पिकल के लिए थैंक यू। इसके बाद गुगु बूजमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे रीन के घाव को ठीक करने के लिए कुछ असरदार दवाई चाहिए। तो बूजमैन एक पंप लेकर गुगु के मुंह के अंदर डालकर उसके अंदर से एक स्पेशल लिकर निकालता है और कहता है कि इसे रीन के घाव में लगा देना। तभी गुगु बूजमैन से पूछता है कि ये उसके अंदर से क्यों निकला। तब बूजमैन गुगु को बताता है कि उसने उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्गन दे दिया है। वो हमेशा से देखना चाहता था कि अगर कोई ह्यूमन के बॉडी के अंदर बनने वाले लिकर को पीता है तो क्या होगा। तो गुगु बूजमैन से कहता है कि बूजमैन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर गुगु वहाँ से भाग जाता है। रीन उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। तो रीन जाके बूजमैन से पूछती है कि उसने उसके बेली के अंदर अल्कोहल क्यों बनाया। बूजमैन कहता है कि जब उसने गुगु को मौत के करीब देखा तो खुद को रोक नहीं सका और उसके लिए एक चांस था उसके सपने को पूरा करने का जो हमेशा वो देखता था। तो रीन बूजमैन से गुस्से में कहती है कि जाओ उसके पीछे और उस चीज को उसके बेली से निकाल दो। तभी वहाँ फूशी आता है और रीन बताती है कि गुगु वहाँ से चला गया है। रीन कहती है कि चलो उसे ढूंढते हैं। तो फूशी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे उसकी चिंता भी नहीं है। बड़े दुख के साथ बूजमैन गुगु को याद करता है कि वो उसकी बिरविरी संभालता था और उसी दुख के साथ प्योरान भी बोलती है कि उनका सारा खाना गुगु बनाता था और अब वो जा चुका है तो कौन बनाएगा। उसके बाद फूशी कहता है कि खाना वो बनाएगा और वो खाना तो बना देता है लेकिन बहुत ही खराब बनाता है। रीन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी नमक देकर ये ठीक हो जाएगा। प्योरान और बूजमैन दोनों कहते हैं कि वो दोनों उसके खाने को इतना याद कर रहे हैं। तो रीन उनसे कहती है कि वो दोनों गुगु को कितना मिस कर रहे हैं लेकिन कोई उसे ढूंढने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ गुगु सोच रहा होता है कि कोई उसे ढूंढने नहीं आया और वो सोचता है कि वो खुद ही जिंदगी जी सकता है और उस लीकर को निकालने की काफी कोशिश भी करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तब वो अपने पुराने टेंट में वापस जाता है और वहाँ सो जाता है। अगले दिन वो उस आदमी के पास जाता है जहाँ वो पहले काम किया करता था। वो आदमी उसे खेती करने देता है और लोग उसे खेती करते हुए देख हंसते हैं। उसके बाद वो आदमी उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके फैमिली का मेंबर बन जाए लेकिन उस आदमी का बेटा ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे और वो ऐसे मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता था। ये सब सुन के गुगु को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और उसका हेलमेट भी निकाल कर फेंक देते हैं। गुगु भी वो हेलमेट नहीं उठाता ये सोच के कि बिना हेलमेट के वो एक इंसान बन सकता है। अगले दिन वो उस आदमी के घर जाता है काम करने। तो वो आदमी उसे पूछता है कि उसका हेलमेट कहाँ है। तो वो कहता है कि वो हेलमेट उसे काफी दिक्कत करता है इसीलिए उसने फेंक दिया। तो वो आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है और गुगु काम करने लगता है। इसके बाद फूशी हमें घर के काम करते हुए दिखता है। वो घर की सफाई, खाना में ज्यादा सॉल्ट, फील्ड के सारे कॉप्स बर्बाद कर देता है और शॉप की देख रेख करता है। फिर फूशी प्योरान के
पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसे साफ सफाई, खाना बनाना और काम करना सिखाएगी। तो पियोरान कहती है कि उसे गुगू को ढूंढना होगा और उससे काम सीखना होगा क्योंकि वो फूशी को बेहतर जानता है। फिर वो उसे ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद गुगू अपना काम करके वापस अपने टेंट में आता है। तभी वहाँ उस आदमी का बेटा आता है और गुगू से कहता है कि कल से वो काम करने ना आए क्योंकि उस लड़के को शर्म आती है कि एक मॉन्स्टर उसके वहाँ काम करता है। ये सब सुन के गुगू को काफी बुरा लगता है और वो दूसरे लोगों के पास जाता है काम के लिए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर गुगू रीन के दिए रिंग को बेचने चला जाता है। वो उसे नहीं बेचता और दुकान से चला आता है। रास्ते में उसे उसका भाई बहुत बुरी हालत में मिलता है। वो काफी पतला दिखाई दे रहा था और भूख से कमजोर हो चुका था। तो गुगू उसे वो रिंग दे के वहाँ से अपने टेंट चला जाता है। वो खुद को कोस रहा होता है कि यही उसकी किस्मत है और उसे जिंदगी भर अकेला रहना होगा। तभी वहाँ दो लोग उसे उठा के ले जाने लगते हैं और वहाँ फूशी गुगू को बचाने आता है। वो ओनीगुमा का फॉर्म ले लेता है और उन दोनों लोगों को भगा देता है। गुगू उसे देख के कहता है कि वो वहाँ खुद से आया है उसे बचाने, बिना जंगल में डरे हुए। तो फूशी कहता है कि बिना गुगू के वो बड़ा नहीं हो सकता। तो गुगू कहता है कि हुर्रे फॉर मॉन्स्टर्स। फूशी और गुगू दोनों मिलकर लोगों को डराते थे और इससे दोनों को बहुत मजा भी आता था। गुगू फूशी से कहता है कि क्या उसने उन लोगों के चेहरे देखे थे, वो बहुत ही मजेदार था। तभी फूशी गुगू से पूछता है कि क्या वो बूजमैन के पास वापस जाएगा। तो गुगू उसे कहता है कि वो कभी नहीं जाएगा। क्या उसने नहीं सुना कि बूजमैन ने उसके बेली के अंदर अल्कोहल डाला है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है और फूशी घबराते हुए उसके पास जाता है। गुगू उससे कहता है कि वो काफी वियर्ड है, वो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। फूशी उसे वापस टेंट में ले आता है और गुगू फूशी को बताता है कि उसने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया है, क्या उसके पास कुछ खाने को है। तो फूशी कहता है कि उसके पास नहीं है। कुछ देर सोचने पर वो याद करता है कि उसने क्या क्या खाया है और उन चीजों को बना के गुगू को खाने के लिए देता है। गुगू कहता है कि वाओ, उसे पता नहीं था कि फूशी खाना भी इस तरह से बना सकता है। खाना खा के गुगू कहता है कि उसका पेट भर चुका है और इससे पहले उसने इतना कभी नहीं खाया। तभी वहाँ मीर आ जाता है। उसे देख के फूशी उसे जोआन कहता है और गुगू मीर से कहता है कि वो फिर से घर से भाग गया और फूशी को बताता है कि ये रीन का डॉगी है और उसे देख फूशी को जोआन की याद आती है जो उस वुल्फ का नाम था। तो गुगू फूशी से पूछता है कि ये जोआन कौन है। फूशी बताता है कि जब उसे उस लड़के ने देखा था तो उसने उसे जोआन कहा था और वो इंसान उसके लिए पहला इंसान था। गुगू समझ जाता है कि ये अपीयरेंस जो फूशी के पास है वो असल में उस लड़के की है और वो लड़का अब मर चुका है और वो जो मार्च का फॉर्म ले पाता था असल में वो भी मर चुकी थी और शायद वो बड़ा बियर और वुल्फ भी। फूशी गुगू से पूछने लगता है कि डाई का मतलब क्या होता है। तो गुगू उसे डेथ के बारे में बताने लगता है और गुगू फूशी से पूछता है कि वो नई चीजें सिर्फ फिजिकल पेन से ही बनाता है और शायद वो इमोशनल पेन में भी नए फॉर्म बनाता हो। फूशी को कुछ भी समझ नहीं आता है तो गुगू उसे अपने एग्जाम्पल से समझाता है कि अगर वो मर गया तो वो उसके लिए दुखी होगा जिससे वो उसके फॉर्म को ले लेगा। तो फूशी कहता है कि हो सकता है और गुगू फिर से उसे कहता है कि ये तो काफी कूल है क्योंकि अगर गुगू मर भी गया तो कम से कम फूशी तो उसे याद रखेगा। और फिर गुगू फूशी को अपने फैमिली के बारे में बताने लगता है कि वो एक नॉर्मल से फैमिली में पैदा हुआ था। वो दिन के एक भी टाइम के खाने को नहीं छोड़ता था। उसके पास सोने के लिए एक सॉफ्ट जगह थी। अगर उसे फीवर हो जाता तो उसके पास एक माँ भी थी जो उसकी देखभाल करती थी और एक पिता जो उसे पूछते कि उसे कैसा लग रहा है और दो ट्विन सिस्टर जो उसे चिढ़ाती थी लेकिन उसके साथ खेलती भी थी और इन सब के अलावा एक बड़ा भाई जो उसे चीजें सिखाता था। सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली की तरह था लेकिन एक दिन उसके पापा के काम की वजह से उसकी फैमिली को जाना पड़ा लेकिन उनकी फैमिली उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। जिन लोगों को उसने फैमिली समझा था वो सिर्फ उनके मालिक थे। अगर कोई था जो उसके बारे में सोचता था तो वो उसका बड़ा भाई था। इसी तरह चीजें बदलती गई और आखिर में गुगू अकेला हो गया। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि फूशी अब उसके साथ था और गुगू फूशी से एक प्रॉमिस लेता है कि अगर वो मर जाए तो फूशी उसका फॉर्म लेगा। तो फूशी भी उसे ओके कहता है। गुगू काफी खुश था क्योंकि कोई उसे ढूंढने नहीं आया फूशी के अलावा और वो कहता है कि ये लगभग ऐसा है जैसे ये दोनों एक रियल फैमिली है। ऐसा कहकर गुगू सो जाता है। इसके बाद शाम को उन दोनों को ढूंढते हुए रीन वहाँ आ जाती है। तो गुगू कहता है कि वो यहाँ कैसे आई। तो रीन बताती है कि उसने मीर की आवाज सुनी और उसे तो पता ही
ही है कि मीर की हैबिट है घर से भागना। इसके बाद रीन उसे ले जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन गुगु नहीं जाता। तो रीन उसे पूछती है कि वो वापस क्यों नहीं आना चाहता है और गुगु कहता है कि रीन उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रही है। रीन उसे बताती है कि बूजमैन ने उसे सॉरी कहा है। उसने कहा कि वो गुगु के बेली से उस चीज को निकाल देगा। तो गुगु रीन से पूछने लगता है कि क्या सब कोई चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। रीन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबको उसकी जरूरत है और सब कोई उसे प्यार करते हैं। गुगु फिर भी जाने से मना कर देता है। रीन उससे इसका कारण पूछती है तो वो कहता है कि उसने अपने हेलमेट को नदी में फेंक दिया है और उसी से वो अपना चेहरा छुपाता था। तो रीन उसके चेहरे को देखने लगती है लेकिन गुगु उसे नहीं दिखाता। तभी फूशी कहता है कि गुगु जब रीन से बात करता है तो उसका चेस्ट हर्ट करता है, क्या ये स्टॉप हो जाएगा अगर उसके पास उसका मास्क होगा तो। और ये कहकर फूशी उसके हेलमेट को ढूंढने चला जाता है। गुगु कहता है कि उसे यहाँ अकेला मत छोड़ो और रीन कहती है कि ये काफी अजीब लड़का है लेकिन अच्छा है। और फिर गुगु से कहने लगती है कि क्या वो उसके घाव को देखना चाहता है। घाव को देखने के बाद गुगु कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो रीन भी गुस्से से कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। तो गुगु रीन से कहता है कि उसका घाव कम्प्लीटली हील हो चुका है और वो उस छोटे से घाव से लोगों से सिंपैथी लेती है। वो एक इडियट है और काफी ओवर एक्टिंग करती है, एक ड्रामा क्वीन की तरह है। ये सुनकर रीन रोने लगती है और कहती है कि गुगु बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह उसे ड्रामा क्वीन कह रहा है। तभी गुगु उसे सॉरी कहता है और फिर से उसे पूछने लगता है कि क्या चीजें अच्छी नहीं चल रही है उसके पेरेंट्स के साथ। तो रीन रोते हुए कहती है कि वो उसके बारे में चिंता ना करे। तो गुगु उसे कहने लगता है कि रोना बंद करो और उसे सॉरी कहता है। तब रीन उसे अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है कि वो लोग उसे एक पेट की तरह ट्रीट करते थे और वो जो कहते थे वो उसे करना पड़ता था, यहाँ तक कि उसे अपने फेवरेट कलर के ड्रेस भी नहीं पहनने देते थे। उसे पर्पल पसंद है लेकिन वो लोग उसे ग्रीन कलर की चीजें खरीद देते थे क्योंकि वो उनका फैमिली कलर है। जब वो ड्राइंग करती थी तो उसकी मॉम एक ड्राइंग टीचर को हायर कर लेती, वो उसे अच्छा नहीं लगा इसीलिए उसने नीडल वर्क शुरू किया। तो उसकी मॉम ने उसके लिए नीडल वर्क इंस्ट्रक्टर को हायर किया। वो बस अपनी मर्जी की चीजें करना चाहती थी लेकिन वो हमेशा बड़े लोगों के साथ घिरी हुई थी। ये चीजें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी इसीलिए वो वहाँ से भाग गई थी। तो गुगु उससे कहता है कि ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है। वो तो काफी अच्छे पेरेंट्स है जो उसकी केयर करते हैं। वो उन लोगों की दया को अनलकी मानती है जैसे कि वो कंप्लेन कर रही है। ये सब सुनकर रीन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर वो उस फैमिली में पैदा ही नहीं होती तो उसे ये घाव भी नहीं होता। फिर वो गुगु को बताने लगती है कि उसे ये घाव कैसे हुआ, किसी ने उसे पीछे से पुश किया था। लोग कहते थे कि वो शायद उसके पिता से नफरत करते थे इसीलिए उसने रीन को पुश किया लेकिन कोई रीन की चिंता नहीं कर रहा था। तब गुगु उसे कहता है कि वो गलत है। तो रीन कहती है कि वो कैसे गलत है। तो गुगु फिर उसे कहता है कि नहीं वो एक इडियट है। तभी रीन गुगु से पूछती है कि उसका फेस इंजर्ड कैसे हुआ। तो गुगु कहता है कि अगर वो रीन को बताता है तो वो उसे नफरत करेगी। तब रीन पूछती है कि उसका इससे क्या मतलब है, क्या वो उसे लाइक करता है। तो गुगु कहता है कि वो नहीं बताएगा और वो एक मॉन्स्टर है, बस इतना रीन को जानने की जरूरत है। तभी रीन को याद आता है कि वो उसके लिए एक मास्क लाई है और गुगु को कहती है कि बूजमैन ने बताया है कि इसे लेजेंडरी नेशन के लोगों ने बनाया है, अगर उसे ये पसंद आता है तो वो इसे यूज कर सकता है। और गुगु कहता है कि उसे इस हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो रीन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि गुगु मॉन्स्टर है या इंसान है। फिर गुगु मास्क पहन लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर गुगु रीन से सॉरी कहता है उन सारी बातों के लिए। इसके बाद फूशी उस हेलमेट को ढूंढता है और फिर उसे वो मिल जाता है। तभी वहाँ उसका क्रिएटर आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि इंसान बनने के लिए क्या वो इंजॉय कर रहा है। तो फूशी उसे फल से मारने लगता है लेकिन वो क्रिएटर उसे और कुछ भी बता रहा था कि उसका एनिमी मौका ढूंढ रहा है और फूशी को केयरफुल रहने के लिए कहता है। गुगु और रीन मार्केट तक आ जाते हैं और वो रीन को बता रहा होता है कि उसने अपने हेलमेट को इसी रास्ते से जाते हुए फेंका था तो फूशी को भी यहीं कहीं होना चाहिए। रीन कहती है कि क्या वो लोग एक दूसरे को ढूंढने नहीं जा रहे हैं। गुगु कहता है कि फूशी उन्हें ढूंढ लेगा। तभी रीन गुगु से कहती है कि उसे कैसे पता। तो गुगु कहता है कि क्योंकि वो फूशी है। तभी वहाँ एक आदमी रीन को उठा लेता है जिससे उसके फादर ने भेजा था और गुगु रीन को बचाकर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। रास्ते में रीन गुगु को बताती है कि उसने अपने पापा के हायर किए हुए 20 लोगों को चकमा दिया है और वो लोग शहर में उसे ढूंढ रहे हैं। तो गुगु उसे पूछने लगता है कि उसने घर क्यों छोड़ा। तो रीन कहती है कि वो ऑलरेडी बता चुकी है। गुगु कहता है कि रीन ये मास्क पहन ले ताकि वो लोग उसे ढूंढ ना सके। तो रीन कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो घर जाने से पहले फूशी को
ढूंढना चाहती थी। गुगू उससे सॉरी भी कहता है उस झूठे गिफ्ट के लिए। तब गुगू उसे वो मास्क पहना देता है और कहता है कि उस हेलमेट को वो अपने पास रखे और लैंडिंग के लिए थैंक यू भी कहता है। तभी वहाँ फूशी आ जाता है और गुगू को उसका हेलमेट देता है। गुगू कहता है कि चलो बूजमैन के घर। तो रीन कहने लगती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि उसने कहा था कि वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। तो गुगू कहता है कि हाँ, लेकिन वो रीन के लिए छुपने की अच्छी जगह है। तो रीन गुगू से कहती है कि क्या वो बूजमैन से नाराज नहीं है। तो गुगू कहता है कि उसे अब बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसे बचाने के लिए किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बूजमैन को माफ कर चुका है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में रीन की एक मेड उसके साथ जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। पीछे वो मेड भी आने लगती है। तो गुगू फूशी से कहता है कि वो उस मेड को संभाले। गुगू और रीन बूजमैन के घर की तरफ भागते हैं और इधर फूशी मार्च का फॉर्म लेता है और मेड उसके घाव को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ फूशी का एनिमी आ जाता है और उसे देख वो मेड चिल्लाती है। आवाज सुनकर गुगू रीन को घर जाने के लिए कहता है और फूशी की तरफ भागने लगता है। रास्ते में गुगू को फूशी बेहोश हालत में मिलता है और उसके रिफ्लेक्शन को उसका एनिमी चुरा रहा होता है। एनिमी फूशी का मार्च फॉर्म चुरा चुका था और गुगू पर अटैक कर देता है। तभी फूशी आकर स्पेयर से उस एनिमी को होल्ड करके रखता है और गुगू भागने के लिए कहता है। गुगू इस एनिमी को देख के पियोरान की बातें याद करने लगता है जो उसने जंगल से आते वक्त बताई थी। गुगू वहाँ से जाने से मना कर देता है। वो फूशी की मदद करना चाहता था। उसने स्पेयर उठा के उस एनिमी के फेस पे मार दिया। वो एनिमी उसे उठाकर फेंक देता है। ये देख के फूशी चिल्लाता है। तब वो एनिमी फूशी पर अटैक कर देता है और उसके फॉर्म को लेने लगता है। इधर गुगू का सारा लिकर निकल जाता है और वहाँ एक मसाल होती है जो जमीन पर गिर जाती है, जिससे आग लग जाती है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो उस मशाल को लेकर फूशी की मदद के लिए चला जाता है। फूशी उस एनिमी को डिस्ट्रैक्ट किए हुए था और गुगू उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लिकर खत्म हो जाता है। वो वहाँ से बूजमैन के घर जाने लगता है। वो फूशी से कहता है कि वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा। तो फूशी उसे कहता है कि अगर वो आया तो वो उसे खा जाएगा। गुगू रास्ते में गिर जाता है और उसका बॉडी रेड होने लगता है। वो कहता है कि शायद ऐसा बूज के कारण हो रहा है और वो काफी बार गिरते पड़ते जाता है। आखिरकार वो बूजमैन के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, रीन और उसकी फैमिली वाले को वो वहाँ देखता है जो रीन को लेने आए हुए थे। तभी एक आदमी रीन के पापा से कहता है कि ये वही लड़का है जो रीन के साथ था। तो रीन के पापा गुगू से पूछते हैं कि क्या वो वही है जिसने उसकी बेटी को गुमराह किया। तो रीन अपने पापा से कहती है कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, इन लोगों में से किसी ने उसके साथ कुछ नहीं किया। तब उसके पापा गुगू से पूछते हैं कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया। तब रीन गुगू से सॉरी कहते हुए कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ तक आ जाएंगे। उन सब के बातों का बिना जवाब दिए हुए गुगू बूजमैन के पास जाकर बूज मांगने लगता है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और गुगू हंसने लगता है। बूजमैन गुगू से पूछता है कि क्या उसे बूज चाहिए, उसके बूज में क्या हुआ है। तो गुगू कहता है कि उसके अंदर का सारा बूज खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे और बूज चाहिए। रीन गुगू से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है और फूशी कहाँ है। तो गुगू कहता है कि फूशी जंगल में है और उसे भी वहाँ जल्दी जाना है। इसके बाद बूजमैन उसके बेली को बूज से भरने लगता है और रीन के पापा रीन को घर ले जाने लगते हैं। तभी गुगू आके रीन के पापा को पकड़ लेता है और कहता है कि वो घर नहीं जा सकती। तो उसके पापा कहते हैं कि ये उसका डिसीजन नहीं है और जाने दो। और रीन अपने पापा से हाथ छुड़वाकर गुगू के पीछे छुप जाती है। रीन के पापा उससे कहते हैं कि आखिर उसकी कंप्लेंट क्या है, क्या उन्होंने उसके लिए सब कुछ नहीं किया। तो रीन कहती है कि वो और आजादी चाहती है और गुगू कहता है रीन से कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है तो वो गुगू है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो मशाल लेके फूशी को पुकारने लगता है। तभी वो देखता है कि वो एनिमी फूशी के बियर वाले फॉर्म में था। वो एनिमी गुगू पर अटैक करता है, लेकिन गुगू हर बार डॉज कर रहा था। गुगू ने उस एनिमी पर आग से अटैक किया। वो एनिमी को पूरी तरह से जला देता है और गुगू खुद से कहता है कि फूशी कहाँ है, क्या वो मर चुका है। लेकिन वो तो इमोर्टल है और रोते हुए कहता है कि उसने उसके साथ कितने मजे किए थे और वो कितने समय बाद खुश था। तभी वो सारी रिफ्लेक्शन कहीं जा रही होती है और गुगू उनके पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि सारी रिफ्लेक्शन किसी पत्थर में जा रही थी और उस पत्थर को वो अपने हाथ में ले लेता है। तभी वो पत्थर वुल्फ के फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर गुगू बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। वो लोग बूजमैन के घर वापस जाते हैं जहाँ सभी उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को आते देख रीन कहती है कि वहाँ क्या हुआ था। गुगू कहता है कि कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और पियोरान कहती है कि गुगू
गुगू हमेशा सबसे अच्छा खाना बनाता है और बूजमैन कहता है कि आने के लिए शुक्रिया और पूछने लगता है कि गुगू ने उसे माफ किया या नहीं। तो गुगू कहता है कि नहीं, अब से वो उसे बूजमैन नहीं कहेगा बल्कि शिटी बूजमैन कहेगा। हालांकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे शिटी पार्ट हटा के बूजमैन ही कहेगा। तभी रीन के पापा उससे कहते हैं कि अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं, तो वो उनसे सॉरी कहता है। और रीन की मॉम भी कहती है कि ये लड़का काफी अच्छा खाना बनाता है, यहाँ तक कि उनके शेफ भी ऐसा अच्छा खाना नहीं बना पाते। तभी रीन गुगू से पूछती है कि फूशी कहाँ है, तो वो बताता है कि उसने उसे पानी लाने को कहा था, वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर हमें फूशी उस क्रिएटर से बात करते हुए दिखता है। वो फूशी से ये जगह छोड़ने को कहता है, लेकिन फूशी उसे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनने का एक रास्ता है, यही कि किसी एक जगह पे उसे नहीं रहना, वरना दी नॉकर्स, उसके एनिमीज उसे ढूंढ लेंगे। जैसा उस क्रिएटर ने उन एनिमीज को नाम दिया है जो काफी खतरनाक है। वो लोग हर हार से सीखते हैं, भले ही वो लोग इस बार हार गए, लेकिन अगली बार जीतने के लिए वो लोग कुछ नया करेंगे। लेकिन फूशी अगर कुछ नया नहीं सीखता है तो वो अगली बार हार जाएगा। उस क्रिएटर की बातें सुनकर फूशी कहता है कि गुगू उस एनिमी को हरा देगा, उसे गुगू की जरूरत है उन एनिमीज को हराने के लिए, वो यहीं रहेगा। तभी वहाँ गुगू आ जाता है और फूशी से पूछने लगता है कि क्या चल रहा है। वो काफी देर से खुद से बातें कर रहा है, तो फूशी उसे कहता है कि क्या वो इस चीज को देख नहीं सकता। तो गुगू उसे कहता है कि क्या देखना है, ये सब छोड़ो और अंदर आओ, सब कोई ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, रीन वहाँ होती है और गुगू उससे पूछता है कि क्या वो घर जा रही है। तो रीन कहती है कि हाँ। गुगू उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो रीन कहती है कि जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ घर नहीं जाती तब तक उसके पेरेंट्स वहाँ से जरा सा भी हिलने वाले नहीं है, और इन सब के अलावा उसे उसके सिचुएशंस की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं और बूजमैन कहता है कि शॉप ओपन करने का समय हो गया है। पियोरान कहती है कि उसे सोने जाना है। फूशी गुगू से कहता है कि उसे खाना बनाना सिखाए। 4 साल बीत चुके थे। गुगू अपनी शॉप को ओपन करता है और कस्टमर्स को वेलकम करता है। एक कस्टमर कहता है कि जो बूज उसने पिछली बार लाया था उसे वो बूज चाहिए और क्या एक सैंपल मिल सकता है। तो गुगू कहता है कि ऑफ कोर्स, और उन लोगों को बूज देता है। तभी बूजमैन गुगू से कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा। गुगू उसकी हेल्प करता है और बूजमैन को काफी मदद करते हुए दिखाया जाता है। गुगू अब स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो पहली बार बूजमैन के पास आया था तो वो काफी छोटा था, वो खुद से नफरत करता था। एक दिन रीन वापस वहाँ आती है तो गुगू उससे पूछता है कि क्या वो दोबारा घर से भाग आई है। तो रीन बताती है कि इस महीने में दूसरी बार भाग के आई है। तब गुगू उससे पूछता है कि इस बार का उसका एक्सक्यूज क्या है। वो कहती है कि उसने सुना कि फूशी नीडल वर्क में काफी इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो उसके लिए घर से काफी सामान लाई है। गुगू उससे कहता है कि अभी फूशी लंच बना रहा है। फिर रीन खाना देख के कहती है कि कितना डिलीशियस है ये, क्या फूशी खाना पकाने में बहुत अच्छा हो गया है। तो गुगू उसे लंच ज्वाइन करने के लिए कहता है। गुगू कहता है कि क्या फूशी यहाँ नहीं है। तो पियोरान उसे जवाब देती है कि वो यूटेंसिल्स धोने गया है। पियोरान को खाना खाते हुए देख गुगू कहता है कि वो खुद की मर्जी से खाना शुरू नहीं कर सकती, उसने उसे वेट करने को कहा था जब तक सभी लोग टेबल तक नहीं आ जाते हैं। पियोरान उससे कहती है कि अगर वो वेट करती है तो खाना ठंडा हो जाएगा। फूशी खुद को पानी में देखता है। तभी वहाँ गुगू आता है और उसे कहता है कि जल्दी करो, सब कोई खाना खा रहे हैं। तो फूशी कहता है कि ठीक है, वो आ रहा है। गुगू उससे पूछता है कि वो पानी में क्या देख रहा था। तो फूशी कहता है कि उसके चिन पर हेयर ग्रो हो रहे हैं जिसे वो देख रहा था। गुगू उससे कहने लगता है कि क्या उसकी बियर्ड आ रही है। तो फूशी कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है। गुगू उसे कांग्रेस करता है। रीन फूशी को नीडल वर्क में मदद करती है और उसे एक अच्छी सी टग बनाना सिखा रही थी। वो फूशी से कहती है कि अगले महीने उसका 16th बर्थडे आ रहा है और उसके पेरेंट्स एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उस पार्टी में फूशी और गुगू को आना होगा। फूशी कहता है कि बिल्कुल, वो गुगू को इसके बारे में बता देगा। फूशी इन 4 सालों में एक भी बार ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो रीजनरेशन नहीं कर सकता था। तभी से उसकी बॉडी एज्ड होती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जिसके 2 रीजन थे जिसकी वजह से वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा था। पहला रीजन ये था कि वो लकी था कि अभी तक उसने उन नॉकर्स का सामना नहीं किया, और दूसरा था कि उसने ये डिसाइड किया था कि वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता था। जैसे
जैसा गुगू और बाकी लोग करते थे, और आखिर में उसने कुछ भी चीजें क्रिएट नहीं की थी। एक दिन फूशी ने एक क्रे फिश पकड़ी थी। उसने इन दिनों काफी चीजें एक्सपीरियंस की, जैसे गर्म पॉट की फीलिंग, एक स्टोन वेट और स्विंग नीडल का चुभना। रीन उसे कहती है कि क्या उसे चोट लगी, वो ओल्ड मैन से कुछ डिसइंफेक्टेंट पूछ लेगी। तो फूशी कहता है कि वो ठीक है। रीन उसे पूछती है कि क्या वो श्योर है। फूशी जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर रीन फूशी से गुगू के बारे में पूछने लगती है कि उसे क्या पसंद है। तो फूशी उसे कहता है कि गुगू को क्रे फिश पसंद है। रीन नोट करने लगती है ताकि वो अपने बर्थडे के दिन ये बना सके, और कहने लगती है कि अगर वो गुगू के लिए एक शर्ट बनाए तो क्या वो उसे पहनेगा। तो फूशी कहता है कि उसे कभी भी गुगू को शर्ट पहने हुए नहीं देखा है, और रीन गुगू के लिए कुछ भी बनाए तो उसे पसंद आ ही जाएगा। इसके बाद रीन फूशी से कहती है कि जब वो 16 की हो जाएगी उसे शादी करनी पड़ेगी उस लड़के से जिसे उसके पेरेंट्स उसके लिए चूज करेंगे। फिर वो फूशी से पूछती है कि क्या वो जानता है कि शादी क्या होती है। फूशी कहता है कि उसे नहीं पता। फिर रीन उसे बताती है कि शादी का मतलब उसे उस लड़के के साथ रहना होगा जिससे वो प्यार नहीं करती है, और बच्चों को जन्म देना होगा बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फूशी पूछता है कि क्या वो उस लड़के को पसंद नहीं करती। रीन कहती है कि नहीं, क्योंकि उसने कभी भी उस लड़के को नहीं देखा। फूशी पूछता है कि क्या वो लड़का मास्क पहनता है बिल्कुल गुगू की तरह। तो रीन कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो जिसे पसंद नहीं करती उससे शादी नहीं करेगी। इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स के सामने अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसका मतलब इन सब से पहले उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, कोई ऐसा जिसे वो क्लोज हो। तो फूशी कहता है कि रीन जिस तरह से बात कर रही है गुगू भी ऐसी तरीके से बिहेव करता है जब वो रीन के बारे में बात करता है। तो रीन फूशी से पूछती है कि गुगू उसके बारे में क्या बातें करता है। फूशी जैसे ही गुगू के बारे में बताता है, रीन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और कहती है कि वो क्रे फिश मास्क रेडी हो गया, और फूशी पूछने लगता है कि ये मास्क कैसा है। तो फूशी कहता है कि अच्छा है, क्या वो इस मास्क को गुगू को देने वाली है। तो रीन फूशी से पूछती है कि वो क्या बना रहा है। तो वो कहता है कि वो बूजमैन के लिए एक स्वेट रैग बना रहा है। दोनों काफी बातें कर रहे थे और गुगू उन्हें देख रहा था। तभी वहाँ शीन आ जाता है और गुगू से उसके हाल चाल पूछता है। इसके बाद फूशी और रीन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फूशी रीन से कहता है कि क्या वो गुगू से पूछने वाली है। तो रीन कहती है कि क्या पूछना है। तो फूशी कहता है कि शादी के बारे में। रीन कहती है कि क्या वो लोग गुगू के बारे में बात कर रहे हैं। फूशी कहता है कि शायद हाँ वो लोग कर रहे थे, और गुगू उसे पसंद करता है, इसीलिए उसे यकीन है कि गुगू रीन से शादी करके खुश होगा। तभी बूजमैन आता है और फूशी उसे वो स्वेट रैग देता है। रीन भी गुगू को गिफ्ट देने जा रही थी, तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि गुगू अभी बिजी है। वो देखती है कि गुगू अपने भाई से बात कर रहा था, वो सिर्फ अपने भाई की बातों को सुन रहा था। तभी वो अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है। शिन उसे माफी मांगता है जो कुछ उसके साथ हुआ था। तो गुगू उसे कहता है कि कुछ गलत हुआ था, उसने अपने छोटे भाई को धोखा दिया और उसे खुद से अलग कर दिया। शिन को रियलाइज होता है कि उसने गुगू के साथ काफी बुरा किया था, और इसीलिए उसने उस रिंग को संभाल के रखा था और उस रिंग को गुगू को वापस देता है। तो गुगू उस रिंग को फेंक देता है। शिन उस रिंग को उठाकर उसे कहता है कि अब चीजें स्टेबल हो चुकी है। वो हर दिन अच्छे से खाता है। उसने और गुगू ने जो सपना देखा था वो भी पूरा हो सकता है अगर गुगू उसके साथ आ जाए, लेकिन गुगू जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सच है, जब शिन ने उसे छोड़ दिया था तब वो दुखी था, लेकिन उसने अपने दुख को कंट्रोल करके जो उसने पाया वो प्रैक्टिकली एक मिरेकल था। उसे एक नई फैमिली मिली जिसे वो नहीं छोड़ सकता है। ऐसा कहते हुए गुगू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिन बूजमैन के घर के अंदर आता है, तो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। वो कहता है कि उसे गुगू को वो रिंग वापस लौटाना है, क्या वो लोग उसे गुगू को दे देंगे। वो रिंग को बूजमैन को देकर वहाँ से चला जाता है। रीन ओल्ड मैन से पूछती है कि शिन ने उसे क्या दिया। वो बूजमैन के हाथ में रिंग को देखती है और उसे लेकर अपने पापा को याद करने लगती है। बूजमैन उसे पूछता है कि क्या बात है। रीन कुछ फ्लैशबैक याद करने लगती है, जिसमें गुगू वेजीज बेच रहा था और वो उसे डेली देखती थी। वो अपने मेट से भी कहती थी कि गुगू डेली वेजीज बेचता है, तो उसकी मेट कहती है वो अपनी फैमिली की मदद कर रहा होगा। तो रीन कहती है कि ये अजीब नहीं है कि वो काम कर रहा है, अभी तो वो एक छोटा बच्चा है और एक दिन मीर अपने घर से भाग गया था। रीन उसे ढूंढते हुए मार्केट तक गई थी और वहाँ गुगू ने उसे मीर को लौटाया था। रीन उसे थैंक्स कहते हुए वो रिंग दे देती है और रीन को याद आ जाता है कि वो लड़का गुगू ही है। बूजमैन उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। रीन कहती है वो ठीक है। वो फिर बूजमैन से पूछती है कि क्या वो इस रिंग को खुद गुगू को दे सकती है। तो बूजमैन कहता है कि वो दे सकती है। वो बाहर आती है और भागते हुए गुगू के पास जाती है। वो देखती है गुगू सोया हुआ था और रीन उसे देखने लगती है। वो उसे रिंग पहनाने लगती है तो गुगू उठ जाता है और कहता है
कि वो क्या कर रही है। रीन कहती है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है। गुगु सुन के हैरान हो जाता है। फिर रीन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक होगा जब रीन की किसी और के साथ शादी हो जाएगी। गुगु घबराते हुए कहता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो रीन कहती है कि उसे पता है कि वो रीन से प्यार करता है। तब गुगु कहता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। रीन कहती है कि अगले महीने उसका बर्थडे आ रहा है और उसे उसके पेरेंट्स से कहना होगा कि वो रीन से प्यार करता है, और रीन वहाँ से चली जाती है। तभी बूजमैन वहाँ आता है और उसे कहता है कि उसके पास एक ग्रेट न्यूज है। गुगु उससे पूछता है कि क्या ग्रेट न्यूज है। तो बूजमैन उसे एक दूसरा हेलमेट देता है जो उस नौकर से लड़ने में उसकी मदद करेगा। गुगु उस हेलमेट को टेस्ट करता है और रियली काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है वो। इसके बाद गुगु फूशी से जल्दी करने कहता है क्योंकि उन दोनों को रीन के बर्थडे पार्टी में जाना है। बूजमैन गुगु से कहता है कि वो अपना बेली खाली कर ले ताकि वो वहाँ के डिलीशियस डेजर्ट्स को खा सके। गुगु कहता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्या पता वो नौकर्स उन पर अटैक कर दे, इसीलिए वो रेडी रहना चाहते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो दोनों मार्केट तक पहुँचते हैं। तभी गुगु फूशी से कहता है कि उसके बैग में क्या है। तो फूशी कहता है कि कुछ वेजीज हैं जो रीन को गिफ्ट में देगा। फिर गुगु रीन के लिए पर्पल फ्लावर्स लेता है। फिर वो लोग रीन के घर पहुँचते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग फ्लोर्स पर डेजर्ट की बातें करते हैं। फिर रीन वहाँ आती है और उन लोगों को वेलकम करती है। फूशी उससे कहता है कि बूजमैन ने गुगु के लिए नया मास्क बनाया है। रीन उस मास्क को देखने लगती है और फिर वो शर्मा जाती है। गुगु रीन से उस दिन के बारे में पूछता है तो रीन उसे कहती है कि किस दिन, और सॉरी कहती है। जिस दिन उसने गुगु पर पोटैटोज फेंके थे। वो पूछती है कि क्या पोटैटोज फेंकने से उसका मास्क ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से उसे नया मास्क मिला। फूशी फिर रीन को उसका गिफ्ट देता है और गुगु से कहता है कि वो अपना गिफ्ट भी रीन को दे। गुगु से वो फ्लावर्स देता है तो रीन कहती है कि उसने इसी फ्लावर्स को क्यों चूज किया। तो गुगु कहता है कि बस ऐसे ही, शायद उसे पसंद आए क्योंकि वो पर्पल कलर का है। तो मेड गुगु से कहती है कि वो कितना इनसेंसिटिव है। उसने जो फ्लावर्स रीन को दिया है 4 साल पहले, उसी फ्लावर्स के कारण वो इंजर्ड हुई थी। गुगु रीन से सॉरी कहता है। रीन उस फ्लावर को देख के अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। उसकी मॉम उसे वो फ्लावर्स मांगती है ताकि वो उन फ्लावर्स को फेंक दे, पर रीन उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि पहली बार गुगु ने उसे कुछ दिया है। इसके बाद एक लड़का गुगु को काफी एम्बैरस करने लगता है और उसका मास्क हटाने लगता है। गुगु पूल में गिर जाता है। तभी वहाँ रीन आके उसके फेस को टॉवल से साफ करने लगती है और कहती है कि इस मास्क के कारण वो कभी किसी को किस नहीं कर सकता। और ये सुनकर सभी कोई हंसने लगते हैं। मेड रीन से कहती है कि काफी हो गया यंग लेडी, उसके पापा उसे बुला रहे हैं। रीन वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पापा उसे उसके मंगेतर से मिलवाते हैं। वो रीन से कहता है कि उसके पास काफी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो काफी क्यूट है। गुगु और फूशी उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। गुगु फूशी से कहता है कि घर जाने का समय हो गया है। तो फूशी कहता है कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तो उसे और खाना था। तो गुगु कहता है कि रीन उन लोगों के लिए लाइफ का एक पार्ट रहेगी, पर जो वो चाहती है वैसा नहीं हो पाएगा। फूशी उससे पूछता है कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है क्योंकि ये सब रूल्स हैं। तो फूशी कहता है कि इन रूल्स को किसने बनाया। उसने गुगु को मोटिवेट करने की कोशिश की। गुगु उससे ये कहकर चला जाता है कि वो जितना चाहे उतना खा सकता है और वो उसका बाहर वेट कर रहा है। गुगु बाहर फूशी का वेट कर रहा था कि रीन वहाँ आती है और उसे कहती है कि क्या वो जा रहा है, क्या वो नाराज है, उसके बारे में जो कुछ अंदर हुआ था। गुगु उससे कहता है कि नहीं, वो नाराज नहीं है। फिर रीन उससे पूछती है कि आखिर उसका ये फेस इंजर्ड कैसे हुआ था। तो गुगु उसे बताता है कि वो एक क्लिफ से गिर गया था और बूजमैन के अकॉर्डिंग उसके फेस पर एक रॉक गिर गया था जिसके कारण उसका फेस स्मैश हो गया था। तो रीन उससे पूछती है कि वो क्लिफ से नीचे कैसे गिरा। तो गुगु उससे कहता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे पुकारा भी लेकिन उस पर्सन को सुनाई नहीं दिया और उसे बचाते हुए वो गिर गया था। तो रीन उससे पूछती है कि क्या वो पर्सन अभी ठीक है। तो गुगु कहता है कि हाँ, वो अभी ठीक है, लेकिन उसे एक छोटी सी इंजरी हुई। उस बड़ी इंजरी के बदले रीन कहती है कि वो तो एक स्क्रैच था, लेकिन गुगु के साथ उससे काफी भयानक इंजरी हुई। तो गुगु कहता है कि उसके लिए वो स्क्रैच ही काफी बड़ा इंजरी था। फिर रीन गुगु से कहती है कि उसने उस लड़की की जान बचा ली। तभी गुगु नीचे गिर जाता है। नॉकर्स के अटैक्स की वजह से गुगु नीचे गिर चुका था और वो क्रिएटर फूशी को बताता है कि उस एनिमी का कोर इस ग्राउंड में दबा हुआ है। उसके रूट्स इस एंटायर रीजन में स्प्रेड हो चुके हैं और जल्द ही ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूशी अभी लोगों से बाहर जाने को कहता है। सभी काफी घबरा जाते हैं। गुगु उस एनिमी के रूट को पकड़े रखता है। वो कहता है कि ये काफी स्टिकी है और जिंदा भी है। फिर कुछ लोग आकर उसे ऊपर खींचते हैं। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ है। एक लड़का कहता है
कि अचानक से मैंशन कोलैप्स होने लगा। गुगू घबरा जाता है और मैंशन की ओर भागता है। वो देखता है कि फूशी वहाँ पर है। फूशी उसे कहता है कि ये उसकी वजह से हुआ है, नौकर्स वापस यहाँ आ गए हैं, सारे लोग जा चुके हैं, सिर्फ वो 2 लोग ही बचे हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि रीन के पेरेंट्स थे। गुगू उनकी हेल्प करता है और उन लोगों को बाहर ले आता है। वो देखता है कि मैंशन कोलैप्स हो चुका है। वो फूशी को बचाने जाता है। वो काफी चिल्लाता है कि फूशी तुम कहाँ हो। तभी फूशी कुछ पत्थरों से बाहर आता है। गुगू उसकी हेल्प करता है और कहता है कि वो वापस पहले की तरह दिख रहा है। फिर वो एनिमी फूशी के बियर फॉर्म को लेता है और उन दोनों पर अटैक करता है। वो लोग देख के घबरा जाते हैं क्योंकि गुगू के फायर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो एनिमी अटैक करता है तो जमीन फट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फूशी स्पेयर के मदद से खुद को और गुगू को बचा लेता है। दोनों फिर बाहर निकल आते हैं और फूशी गुगू से कहता है कि उसे नहीं पता कि नॉकर्स को कैसे हराना है। गुगू कहता है कि इस चीज के अंदर कुछ लिविंग थिंग है, उन दोनों को उसके ऊपर जाके कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा। वो लोग उस नौकर के ऊपर जाते हैं। गुगू को एक होल दिखता है और वो फूशी से स्पेयर मांगता है। फूशी उसे स्पेयर देता है। गुगू को और स्पेयर की जरूरत होती है। फूशी उसे और स्पेयर देता है। होल को थोड़ा बड़ा करने के बाद गुगू उसमें अपनी फायर से अटैक करता है और वो एनिमी टूटने लगता है, लेकिन वो एनिमी वहाँ से भाग के कहीं और छुप जाता है। फूशी कहता है कि इस बार वो बच के भाग गया, लेकिन उसे अगली बार हराने के लिए गुगू की जरूरत होगी। तो गुगू कहता है कि उसे जब कभी हेल्प चाहिए होगी वो उसके साथ रहेगा। फिर अचानक से वो एनिमी फूशी पे अटैक कर देता है और उसका फॉर्म चुरा लेता है और गुगू पर अटैक करने वाला होता है कि वहाँ रीन आके गुगू को बचा लेती है। वो रीन से काफी सवाल पूछने लगता है, लेकिन रीन कहती है कि उसे भी बहुत कुछ पूछना है पर अभी यहाँ से जाना होगा। वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन पूरा मैंशन कोलैप्स होके उनके ऊपर गिर जाता है। सब कुछ तहस महस हो जाता है। फिर फूशी बाहर आता है और गुगू को ढूंढने लगता है। वो एनिमी उसे मारने की कोशिश करता है। पत्थरों के नीचे दबे हुए गुगू और रीन जिंदा होते हैं। गुगू उससे कहता है कि क्या वो ठीक है, तो रीन कहती है कि हाँ वो ठीक है। रीन उससे पूछती है कि क्या ये ज्यादा भारी तो नहीं है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मदद यहाँ जल्दी आ जाएगी। फिर वो फ्लावर को देखते हुए कहता है कि उसका फ्लावर डैमेज हो गया है, कल वो उसके लिए नया फ्लावर ले आएगा। रीन कहती है कि वो लोग साथ में फ्लावर लेने जाएंगे। इसके बाद फूशी गुगू के फॉर्म में आ जाता है और उस एनिमी पर अटैक करने लगता है। वो एनिमी उसे पानी में गिरा देता है और खुद भी उसे मारने के लिए वो नीचे कूदता है, लेकिन आग के हमले के कारण वो एनिमी कमजोर हो जाता है और पानी में गिरने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर किसी तरह से वो बच के वहाँ से निकल जाता है। वो क्रिएटर फूशी से कहता है कि वो नौकर ईस्ट की तरफ जा रहा है और फूशी के एक फॉर्म को भी लेके जा रहा है। लोग पत्थरों को हटाकर रीन और गुगू को बाहर ले आते हैं। रीन बेहोश होती है, लेकिन गुगू की मौत हो चुकी थी। फिर शेन वहाँ आता है और अपने भाई को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद फूशी उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करता है। बूजमैन उसे कहता है कि क्या उसका जाना जरूरी है, तो फूशी कहता है कि वो एनिमीज उसके पीछे आएंगे और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से और किसी की जान जाए। शिन ने उससे कहा था कि वो आज से बूजमैन की मदद करेगा। फिर रीन को होश आता है तो वो बूजमैन के घर आती है। फूशी उसे आते हुए देख लेता है। वो घबरा जाता है कि वो रीन को इस फॉर्म में नहीं देख सकता। तब वो गुगू का फॉर्म लेता है। रीन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। रीन उससे पूछती है कि फूशी कहाँ है, तो वो कहता है कि फूशी मर चुका है। उसे ये सुन के काफी दुख होता है। तब प्योरान फूशी से कहती है कि वो लोग रीन का ख्याल रख लेंगे, उसे तो जाना है। तब रीन गुगू यानी फूशी से उससे पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। वो बताता है कि उसे शॉपिंग पे जाना है, तो रीन कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। फिर प्योरान रीन से कहती है कि उसे अकेले जाना है। फिर रीन उसे कहती है कि जब वो वापस आएगा तो रीन के साथ फ्लावर तोड़ने जाएगा, वो इसका इंतजार करेगी। फिर फूशी वहाँ से जाने लगता है। बूजमैन उसे कुछ खाना और पैसे देता है और इसी तरह वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। फूशी को बूजमैन के घर को छोड़े हुए 4 और आधे दिन हो चुके थे। वो शांति से अकेला जा रहा था। वो अपने इमोशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। फिर फूशी उस क्रिएटर को पुकारने लगता है। वो आकर फूशी से कहता है कि उसने पहली बार उसे पुकारा है। फूशी उससे कहता है कि अब आगे उसे क्या करना है। वो क्रिएटर उसे कहता है कि आगे बढ़ते जाओ और स्ट्रॉन्ग बनो ताकि वो अपने एक फॉर्म उस नौकर से वापस ले सके। फूशी उससे पूछता है कि आखिर वो क्या है और वो उससे क्या चाहता है। वो क्रिएटर बताता है कि ये बात उसने उसे पहले बताया था कि वो एक मैकेनिज्म है इस लैंड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए। वो उसे बताता है कि नौकर्स फूशी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। तो फूशी कहता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो वो नौकर्स शांत हो जाएंगे।
ऐसा कहकर फूशी पियर के फॉर्म में आ जाता है। वो क्रिएटर उसे समझाता है कि ये बेवकूफी है, इससे वो नौकर्स चुप नहीं बैठेंगे और वो उसे उन नौकर्स को रोकने के लिए मोटिवेट करने लगता है, लेकिन फूशी उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे एक जानी पहचानी स्मेल आती है और वो उस स्मेल के पीछे जाता है तो उसे पियोरान मिलती है। वो फूशी से कहती है कि उसे रियलाइज हुआ कि वो ताकुना क्यों आई थी, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो फूशी के साथ दोबारा ट्रैवल करेगी। फूशी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि बूजमैन और बाकी लोगों का ख्याल कौन रखेगा। पियोरान उसे बताती है कि वो उन लोगों से कहकर आई है कि रीन और शिन दोनों बिजनेस मैनेज कर लेंगे, और इन सब के अलावा रीन को पता चल गया था कि तुम्हारे और गुगु के साथ क्या हुआ था, शायद इसीलिए उसने पियोरान को जाने दिया। फूशी पियोरान को जाने कहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। वो कहता है कि उसके साथ काफी खतरा है और वो दूसरों की जान को खतरे में आने नहीं दे सकता। फिर वो दोनों कहीं रुक कर आराम करते हैं। पियोरान उसे एक पोटैटो खाने को देती है, लेकिन वो मना कर देता है और खुद से खाना बना के खाता है। फिर पियोरान उसे चाय देती है तो वो उसे भी नहीं लेता। पियोरान उसे फिश भी देती है, लेकिन फूशी उसे भी मना कर देता है। फूशी पियोरान से एक प्रॉमिस मांगता है कि वो ना मरे। पियोरान उसे प्रॉमिस करती है। जाते जाते वो लोग एक टाउन में पहुंचते हैं। पियोरान कहती है वो भूख से मरी जा रही है, ये ब्रेक के लिए एक अच्छा टाइम है। वो ऐसा कहकर वहाँ से टाउन की ओर भाग जाती है और नूडल्स खाने लगती है। फूशी उससे कहता है कि अगर नौकर्स वहां आ गए तो वो उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर फूशी उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है और कहता है कि नौकर्स अभी कहाँ है। तो वो क्रिएटर उसे कहता है कि वहां से 6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की ओर। वो उन लोगों को पिछले 4 दिनों से सेंस नहीं कर पाया। तो फूशी कहता है कि क्या वो उन्हें सेंस कर सकता है, मतलब उसे हमेशा पता है कि वो नौकर्स कहाँ है। क्रिएटर कहता है कि वो लोग इंसेक्ट्स की तरह है जो बॉडी पे क्रॉलिंग करते हैं। फिर फूशी उससे कहता है कि क्या वो उसे सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है। तभी वहाँ पियोरान आती है और फूशी से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। फूशी उसे कहता है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा है। फिर पियोरान उसे खाना देते हुए कहती है कि वो उसे सब कुछ बता सकता है। इसके बाद फूशी उसे सब कुछ बता देता है। तो पियोरान उससे पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है। तो फूशी सोचने लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा जैसा उस क्रिएटर ने कहा, लेकिन अगर वो नौकर्स आते हैं तो वो अकेला ही है जो पियोरान को बचा सकता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो क्रिएटर सही है कि फूशी उन नौकर्स को इस तरह से नहीं हरा पाएगा, इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग आगे जाते हैं। पियोरान को भूख लगती है। वो फूशी से पेड़ तोड़ने को कहती है। वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चढ़ नहीं पाता। तो पियोरान उससे कहती है कि वो मार्च का फॉर्म लेकर चढ़ जाए। फिर फूशी उससे कहता है कि मार्च कौन है। तो पियोरान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मार्च के फॉर्म में काफी बार चेंज हो चुका है, वो छोटी सी लड़की को वो कैसे भूल सकता है। फिर वो मार्च को याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे याद आ गया। वो उसकी सारी मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि मार्च उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। पियोरान कहती है कि उसे समझ आ गया है कि जब वो नौकर्स उसके फॉर्म को चुराते हैं तो उसकी मेमोरीज को भी ले लेते हैं। जैसे अगर वो नौकर्स उसे मारे जब वो गुगु के फॉर्म में हो तो वो गुगु की मेमोरीज को भी ले लेगा। ये बिल्कुल सेकंड डेथ की तरह है। जैसे रीन, बूजमैन, पारोना और पियोरान सभी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन एक बार भूल जाने के बाद वो लोग सही मायने में मरेंगे। ये सुन के फूशी कहता है कि वो ऐसे होने नहीं देगा, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगले दिन फूशी को याद आता है कि गुगु ने एक बार उसे पूछा था कि क्या वो दर्द के रिएक्शन से कुछ नई चीजें बना सकता है, और इसी चीज को फूशी ट्राई करने लगता है। इसके बाद वो और पियोरान डिनर करते हैं। पियोरान उससे पूछती है कि पिछली बार उसने नौकर्स को कैसे हराया था। तो फूशी उसे बताता है कि गुगु ने उसके ऊपर आग से अटैक किया था और वो एनिमी पानी में गिर गया था और उसके ऊपर जो पत्थर थे वो अलग हो गए थे। फिर वो उसे बताता है कि ऐसा कैसे हुआ। जब हीटेड स्टोन्स को क्विकली कूल किया जाता है तो वो टूट जाते हैं। फिर फूशी कहता है कि उसे नहीं पता कि अगली बार वो नौकर कितना स्ट्रॉन्ग होके आएगा। तो पियोरान उसे कहती है कि लड़ाई के वक्त उसे वर्सेटाइल होना सीखना होगा। उसके लिए वो एक जगह जानती है जहाँ उन दोनों को शिप से जाना पड़ेगा, जो फूशी के लिए परफेक्ट है। फिर पियोरान उसे मैप में वो जगह दिखाती है जिसका नाम सारालाइन होता है, जो एक एनिमल पैराडाइज है। और उसकी खास बात ये थी कि वहाँ कोई
आता जाता नहीं है, तो फूशी वहाँ जो चाहे वो कर सकता है और सीख सकता है। फूशी कहता है कि वहाँ शिप से जाना डेंजरस होगा, क्योंकि अगर वहाँ नौकर्स आ गए तो उन लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम होगी। फिर पियोरान उससे कहती है कि अगर वो चिंता करना बंद नहीं करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसके बाद फूशी मान जाता है और अगले दिन वो लोग शिप यार्ड में पहुंचते हैं। पियोरान फूशी को वो शिप दिखाती है जिससे वो लोग जाएंगे। तभी वहाँ एक लड़की आती है और पियोरान से कहती है कि ये शिप फुल हो चुकी है और उन लोगों को दूसरे शिप की तरफ ले जाती है। फिर वो लोग शिप के अंदर जाते हैं और वहाँ लड़की कहती है कि सारे वुमेन पैसेंजर उसके साथ जाएं। पियोरान पूछती है कि क्या ये किसी तरह का रूल है, तो वो लड़की कहती है कि ये जगह काफी डेंजरस है। तो पियोरान फूशी को बाय करते हुए कहती है कि वो उसे वहाँ मिलेगी और एक आदमी फूशी को अपने साथ ले जाता है। उसे बाकी लोगों के साथ बंद कर दिया जाता है। फिर एक और आदमी वहाँ बाकी लोगों को हाथ पे एक स्टैंप देता है जो कि वहाँ की टिकट होती है। असल में ये लोग प्रिजनर्स होते हैं जिन्हें उस जगह ले जाया जा रहा था जहाँ सारे प्रिजनर्स रहते हैं, जिसका नाम जनादा आइलैंड था। इसके बाद सभी लोग आइलैंड में पहुंचते हैं और सभी के आंखों को पट्टी से बांधकर बंदी बनाकर ले जाया जाता है। फिर एक आदमी फूशी को रोकता है और उसके हाथ को देखने लगता है। वो देखता है कि उसका स्टैम्प गायब हो गया है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो बाय मिस्टेक प्रिजनर्स के साथ आ गया। तभी वो लड़की वहां वापस आती है और उस आदमी से कहती है कि ये उसकी गलती थी और वो फूशी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते के बीच रुक के फूशी उसे पूछता है कि पियोरान कहाँ है जो उसके साथ थी। वो कहती है कि उसे नहीं पता, शायद पियोरान को भी उन प्रिजनर्स के साथ ले गया होगा। फूशी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो भागते हुए बाहर आ जाता है और पियोरान को ढूंढने लगता है। वो दीवार पे चढ़ता है लेकिन गिर जाता है। वो लड़की और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं और उसे रिकवर होते हुए देख लेते हैं। फूशी उससे पूछता है कि क्या उसने सब देख लिया, तो वो लड़की कहती है कि उसने देख लिया और क्या उसे ये सीक्रेट रखना है। फिर फूशी उस लड़की से उसका बो मांगता है और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। तब पीछे से उसे एक लड़की मारती है और कहती है कि वो बर्ड उसका है। तो वो उन लोगों की बातें ना सुनते हुए आगे बढ़ जाता है। पीछे से वो लड़की उसे कहती है कि अगर वो अकेला इधर उधर घूमता है तो किसी के खिलौनों की तरह वो खत्म हो जाएगा। तो फूशी कहता है कि वो रुकेगा तो पहले वो ऊपर कैसे जाए। तो वो लड़की कहती है कि इसे नहीं पता और वो पियोरान को ढूंढ रहा है। अगर उसे वो मिल भी गई तो वो उसे बाहर ले जा नहीं पाएगा और वो उसे इस आइलैंड के बारे में बताने लगती है कि ये प्रिजनर्स का आइलैंड है और अगर यहाँ कोई प्रिजनर है तो वो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा पाएगा। और वो फूशी से पूछने लगती है कि क्या उसे याद है जब उसे टिकट मिल रहा था, वो एक प्रिजनर का मार्क था। फूशी उसे ब्लेम करने लगता है क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों वहाँ आ गए थे। फिर वो लड़की उससे कहती है कि अगर उसे वहाँ से बाहर जाना है तो उसे वो टूर्नामेंट जीतना होगा।